किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा पढ़ने वाले कि हम राजस्थान का जीके पढ़ें या फिर हम अपना कोर्स पढ़ें। आपके पास समय कम है, वो तो आप किस्मत अच्छी है, नहीं तो अभी एग्ज़ाम हो चुके होते अब तक। एक बार एग्ज़ाम में वो लोग क्लियर हो जाते हैं, फिर उसके बाद का आगे क्या प्रोसेस रहता है? कन्फ्यूज़न ये है कि इंटरव्यू होता है, कई लोगों को लगता है कि नहीं होता है। सहायक जनसंपर्क अधिकारी की जो भर्तियां निकली है उसमें तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। तो उन कन्फ्यूज़न के सॉल्यूशन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आलोक आनंद जी, जो कि सहायक निर्देशक जनसंपर्क अधिकारी हैं। और इनका दैनिक भास्कर में नियमित एक ब्लॉग आता है। अब आगे जो बात हम करेंगे आलोक आनंद जी से। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो एपीआरओ की अभी दोबारा फॉर्म जो है ओपन हुए हैं, रीओपन हुए हैं, तो उसमें मतलब कौन कौन दोबारा भर सकता है? जो पहले जिन्होंने भर चुके हैं, क्या वो भी अब भर सकते हैं या किस तरीके से वो प्रोसेसिंग है? आप प्लीज़ बताइए। इसमें अनुसूचित क्षेत्र में जो निवास करने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया है और वो अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं नए बाइफर्केशन के बाद, तो वो संशोधन कर सकते हैं। और जिन अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले जिन बच्चों ने नहीं भरा है, वो नया फॉर्म भर सकते हैं। और जिन्होंने पहले से फॉर्म भर दिया है, वो एडिट कर सकते हैं अपने फॉर्म को। तो ये उन लोगों के लिए है जो अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए ही है। तो अब इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं। जो पहले फॉर्म भर चुके हैं तैयारी करेंगे, गैर अनुसूचित क्षेत्र वाले बच्चे। और अनुसूचित क्षेत्र वाले बच्चे के लिए एक ऑप्शन मिल गया, तो वो ऑप्शन के लिए अप्लाई करेंगे। तो किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा पढ़ने वाले कि हम राजस्थान का जीके पढ़ें या फिर हम अपना कोर्स पढ़ें, मतलब क्या किस तरीके से स्टार्टिंग करनी चाहिए? सिलेक्शन बोर्ड ने इसके लिए सिलेबस जारी कर दिया है। जी। तो सबसे पहले तो सिलेबस कवर करने की कोशिश करिए। समस्या ये आती है सबसे ज़्यादा कि एक्चुअली कोई किताब एक नहीं है, क्योंकि बहुत नियमित नियुक्तियाँ निकलती नहीं हैं, लंबे समय के अंतराल पर निकलती हैं, तो बाज़ार में किताबों की कमी है। तो आपको ऐसा कोई कुछ नहीं मिलता गाइड जैसा कि एक किताब में सब कुछ आ जाता है। ऐसी किताबों की संख्या कम है, और जो हैं दो चार वो बहुत अप टू मार्क नहीं है, तो आपको अलग अलग किताबों से तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा है, अगर आप ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना चाहते, तो अपने कॉलेज में जो एमजे के कोर्सेज़ थे आपके, या फिर वीएमओयू जो कोर्सेज़ कराती है जर्नलिज्म की, वो बुक्स, या इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी भी कराती है बीजेएमसी एमजेएमसी, उनके आप टेक्स्ट बुक इस्तेमाल कर सकते हैं जर्नलिज़म पोर्शन की तैयारी करने के लिए। तो जर्नलिज़म के पोर्शन में वो तो आपका जो ऑल ओवर है वो तैयार हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा राजस्थान का जो पत्रकारिता का इतिहास है, या राजस्थान में जो जर्नलिज़म है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा अलग जाना पड़ेगा। तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी में कई किताबें हैं जो राजस्थान में पत्रकारिता के इतिहास पर अच्छा मटेरियल उपलब्ध करवाती हैं, तो वो भी वहाँ से संपर्क किया जा सकता है, वो किताबें भी ली जा सकती हैं। साथ ही पिछले साल का पेपर देखें, तो चूँकि पहले ये एग्ज़ाम आरपीएससी लेता था, तो अब तक ये पहली बार होगा जब राजस्थान सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, एक कर्मचारी कल्याण बोर्ड, ये एग्ज़ाम लेगा पहली बार। तो हो सकता है पेपर पैटर्न वो वाला नहीं रहे जो आरपीएससी लेता रहता है, कि दो अलग अलग बोर्ड्स हैं, तो अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम होते हैं। तो फिर भी देख लेना ठीक रहता है। सिलेबस के हिसाब से और भी चीज़ें हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, पॉलिटी है। पॉलिटी पे भी खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। पॉलिटी से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फ़र्क कौन पैदा करेगा? वो फ़र्क पैदा करेगा पॉलिटी, फ़र्क पैदा करेगा आपका हिंदी और अंग्रेज़ी, फ़र्क पैदा करेंगे आपकी रैंकिंग में। क्योंकि अब जर्नलिज़्म बच्चे तैयार कर ही लेते हैं, ज़्यादा या कम जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ। फ़र्क वही पैदा करेंगे जो पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा ठीक करके आएंगे, हिंदी और अंग्रेज़ी के क्वेश्चन ज़्यादा ठीक। सर, तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो इसका आगे का प्रोसेस जानना चाहते हैं कि एक बार एग्ज़ाम में वो लोग क्लियर हो जाते हैं, फिर उसके बाद का आगे क्या प्रोसेस रहता है? कन्फ्यूज़न ये है कि इंटरव्यू होता है, कई लोगों को लगता है कि नहीं होता है, तो वो एक प्रोसेस आवर में इंटरव्यू समाप्त कर दिए गए हैं, इंटरव्यू नहीं होता है यहाँ, इसमें सिर्फ रिटर्न होता है। ओके, रिटर्न एग्ज़ाम, देन उसके बाद पोस्टिंग, हाँ, सिलेक्शन, उसके बाद सिलेक्शन, पोस्टिंग। सर, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम आरपीएससी की जगह स्टेट सिलेक्शन बोर्ड ले रहा है, तो क्या लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आएगा? ये तो अज्यूम करना तो मतलब बनता नहीं,
बहुत कुछ इस पे है कि वो पेपर हार्ड है या इजी आपके तैयारी के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो पेपर आसान होता है, आपकी तैयारी ख़राब है तो पेपर मुश्किल होता है। जनरल अब ये है कि राजस्थान जीके की भी तैयारी इसमें मुझे लगता है कि थोड़ी करनी चाहिए अब की बार ज़्यादा ठीक। आप सिलेक्शन बोर्ड के जो अभी पेपर देखेंगे दूसरे जो एग्ज़ाम्स के लिए हैं उसमें राजस्थान का ठीक ठाक पोर्शन आया है, तो वो आप चाहें तो उनके पुराने पेपर भी कंसल्ट कर सकते हैं कि राजस्थान में वो किस तरह का जनरल नॉलेज पूछ रहे हैं। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बोर्ड राजस्थान के जनरल नॉलेज में किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी तरह के क्वेश्चन आपसे भी पूछे जा सकते हैं। तो राजस्थान जनरल ही याद करिएगा, मतलब क्या होता है कि राजस्थान इतना बड़ा है जनरल नॉलेज राजस्थान का कि उसमें अक्सर लोग भटक जाते हैं। हाँ, यही मेन तो वो भटकने की अपनी ज़रूरत नहीं है, अपने पास क्वेश्चन आएंगे 8 या 9 अब, लेकिन हम लोग तैयारी में ज़्यादा समय लगा देंगे उसमें, तो वो 9 क्वेश्चन कवर करने के चक्कर में हम दूसरे 9 क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो राजस्थान की मोटी मोटी तैयारी करिए। जो मोटी बातें हैं राजस्थान में, इतिहास की कौन कौन से प्रमुख राजवंश हुए हैं, कौन कौन से किले कहाँ हैं, मोटी मोटी बातें। जैसे राजस्थान में कितने ज़िले हैं, कितने उपखंड हैं, कितनी पंचायत समितियां हैं, कितने ब्लॉक हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। थोड़ा ये देख लीजिए कि राजस्थान DPR जो है संस्थान किस तरह काम करता है, तो वो थोड़ा थोड़ा देख, क्योंकि ये इसमें क्या होगा कि आपके पास समय कम है। वो तो आप किस्मत अच्छी है, नहीं तो अभी एग्ज़ाम हो चुके होते अब तक। तो ये शायद अप्रैल में गया है, तो 24 अप्रैल, तो अब अप्रैल तक का टाइम है आप लोगों के पास। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम लोग बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ाई करें। बहुत समय ज़्यादा नहीं है, इतना समय नहीं है कि आज जो RS की तरह GK की तैयारी आप करें, उतनी उसकी ज़रूरत भी नहीं है। सर इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद की कोई टिप्स? एक आती है पारिभाषिक शब्दावली, राजस्थान सरकार की भी आती है, आपको इंटरनेट पे मुफ्त में मिल जाएगी, PDF डालेंगे तो उसमें पारिभाषिक शब्दावली में जो राजकीय कार्य के दौरान जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो उसमें मेंशन किए रहते हैं, तो वो एक बार देख लें। उसमें काफ़ी शब्द होते हैं तो वो अक्सर वो पूछे जाते हैं, तो वो आपको आराम से लिंक मिल जाएगा आप उसको, और नहीं तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूँगा PDF डाउनलोड करके, आप उसको देख लें। हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी में वो काम आएगा। फिर इसके अलावा संधि और हिंदी में, और समास, संधि समास से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब तक जो RPSC लेती रही है संधि समास से क्वेश्चन ज़्यादा, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उसमें ही ज़्यादातर, तो वो उसमें थोड़ी तैयारी करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी भी किताब से कर सकते हैं। ज़्यादातर अपवाद पूछे जाते हैं क्योंकि अपवाद जल्दी याद होते हैं सामान्य की तुलना में, तो इसलिए अपवाद पूछे जाते हैं, तो अपवादों पे खास ध्यान दीजिए। पॉलिटी के लिए कैसे तैयार? पॉलिटी के लिए इसमें सिलेबस में एकदम डिफाइन किया हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर सिलेबस है यहाँ पे तो मैं देख के बता पाऊँगा। ये देखिए, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल्स, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ये आप पहले ये वाला टॉपिक भी तैयार कर लेंगे तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से आएंगे। सिलेबस से बाहर कम जाने की कोशिश करते हैं। ये इनमें अगर ये 5-6 टॉपिक हैं, 5-6 टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लें तो आपका ये पॉलिटी तैयार हो जाएगा। इसी में से प्रश्न आएंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आउट ऑफ द ब्लू जाके कुछ और उठा के ले आएंगे, तो वो ऐसा नहीं होगा। जो इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में बनेंगे। एक आध क्वेश्चन बाहर से भी आते हैं तो उसके लिए बहुत पूरा संविधान पढ़ने का समय है नहीं आपके पास। संविधान अपने आप में एक पूरा विषय है याद करने के लिए, तो इतने अनुच्छेद याद कर नहीं पाएंगे आप लोग। तो जो इसमें दिए रखा है पहले फोकस उसी पे करें, उसी को अलग अलग तरीके से देखिए कि पिछले परीक्षाओं में इन टॉपिक्स पर क्या क्वेश्चन आए, वो देखेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि सिंपल तो पूछेंगे नहीं कि अनुच्छेद 12 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 15 में क्या है, ये कौन, तो वो थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। तो देखिए पहले के एग्जाम्स में किस तरह इन टॉपिक के क्वेश्चंस आए, और वो ये भी उपलब्ध ऑनलाइन है सारे क्वेश्चन। आप जाएंगे पॉलिटी क्वेश्चंस इन इंग्लिश, इन हिंदी, अपना कीवर्ड डालेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर सब मिल जाएंगे इस टॉपिक में, तो वो तैयारी इसकी आराम से की जा सकती है। सर हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म इन राजस्थान के लिए कोई किताब आप सजेस्ट करें, क्योंकि जितनी भी किताबें मार्केट में अवेलेबल है सब में डेट्स की बड़ी गड़बड़ है। नहीं, डेट्स पूछेंगे भी नहीं, डेट्स ज़्यादा नहीं पूछे जाते। अखबार के नाम पूछे जाते हैं, पत्रकारों के नाम पूछे जाते हैं। देखिए क्या है कि राजस्थान में पत्रकारिता का इतिहास, एक्चुअली राजस्थान में आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हुए पत्रकारों का इतिहास है। जितने भी आप पत्रकार देखेंगे जो आपको इतिहास में पढ़ाए जाएंगे वो सारे वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बतौर स्वतंत्रता सेनानी हिस्सा लिया है।
तो आपको उनके बारे में ज़्यादा पढ़ना है, और कि पहला अखबार कौन सा था, दूसरा अखबार कौन सा था, बस ये पर्याप्त है। उसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादातर पत्रकार और अखबार आज़ादी के दौरान बड़े, जैसे जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने अखबार भी निकाला है। तो इस तरह के फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं पत्रकारिता के। राजस्थान में डेट्स ज़्यादा पूछी जाती नहीं है। डेट्स इसलिए वजह जाता है क्योंकि डेट्स को लेकर डिस्प्यूट हमेशा रहेंगे, राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप तो व्यक्तित्व ज़्यादा पढ़ें, राजस्थान के पत्रकारिता के इतिहास के व्यक्तित्व ज़्यादा पढ़ें, अखबार के नाम ज़्यादा पढ़ें। एक और चीज़ है जो करंट अफेयर्स हैं, उसको भी देखें थोड़ा सा, जर्नलिज्म के बरक्स थोड़ा सा उसको देखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि जर्नलिज्म में क्या नया हो रहा है। और सोशल मीडिया को भी थोड़ा सा देखें, न्यू मीडिया को देखें थोड़ा सा। न्यू मीडिया पे भी सवाल पूछे जाएंगे, तो न्यू मीडिया में जो सवाल पूछे जाएंगे वो भी बड़ा फैक्टर होंगे सिलेक्शन में। तो सोशल मीडिया को लेकर क्या कर सकते हैं आप, क्या जिसमें कौन कौन से मीडियम्स हैं, उसके CEO कौन है, कंपनीज कौन कौन सी हैं, और उनके खास फीचर्स है, ट्वीट या फॉलोअर किस पे, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होते हैं, तो ट्विटर पे होते हैं। ये एक सामान्य बात मैं आपको कह रहा हूँ। इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे कि स्टोरी किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फ़ीचर है, तो वो इंस्टाग्राम का फ़ीचर है, वहाँ पे स्टोरीज बनाई जाती है। रील किसका फ़ीचर है, तो वो इस तरह के फ़ीचर भी पूछेंगे आपसे। तो इसको लेकर कुछ थ्योरीज अभी आई हैं, वो थोड़ा देखते रहिए। कुछ बाहर के अखबारों के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे, जो अखबार किसी न किसी वजह से चर्चित रहे हैं, वो देखते रहिए कि भाई न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादक कौन है, वॉशिंगटन पोस्ट के संपादक कौन है। ये भारत में भी जो नेशनल स्तर पर जो अखबार हैं, मीडिया संस्थान हैं, उनके बारे में उनका टैगलाइन क्या है, उनके अभी CEOs कौन हैं, उनके जो प्राइम एंकर्स कौन हैं। तो ये मोटी मोटी जानकारी आपको रहनी चाहिए जर्नलिज्म के बारे में, कि जो अभी करंट में चल रहा है, तो वो भी पूछा जा सकता है। कोई कंट्रोवर्शियल बात कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, इसलिए उसको आप छोड़ दीजिएगा, उसको मतलब नहीं है। संस्थान किस तरह काम, न्यू मीडिया किस तरह डेवलप हो रहा है, उसको लेके कोई नई थ्योरीज आ रही हैं क्या, है ना, कोई कानून बन रहा है क्या, तो बाहर कोई कानून बना है क्या, देश में कोई कानून बना है क्या इनको रेगुलेट करने के लिए, वो सब चीज़ें देखने वाली हैं। तो सोशल मीडिया भी एक बड़ा फैक्टर होगा, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपसे। और उसके साथ साथ राजस्थान में फोक मीडिया जो है ना, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है उसका भी। तो उसको भी थोड़ा अपनी जनरल नॉलेज में जब राजस्थान तैयार करें तो आप देखिएगा कि कम्युनिकेट करने के जो परंपरागत तरीके हैं, जैसे नृत्य शैलियाँ हो गई, कौन कौन सी हैं, गीत हो गए, भोपे भोपी हो गए, तो वो भी पूछे जाते हैं, क्योंकि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, वो भी तो कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई चीज़ है। तो वो भी आपसे हो सकता है पूछा जाए। तो वो जब आप राजस्थान तैयार करें तो ये देखिए राजस्थान में परंपरागत चीज़ें कौन सी हैं जो जिससे कम्युनिकेट करते थे लोग एक दूसरे से, तो वो चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं राजस्थान में। तो वो भी आप तैयार करें, वो भी ठीक रहेगा। सर क्या एक फिक्स पोर्शन है कि इतना % इसमें सिलेबस आएगा, इतना जो करंट अफेयर्स हैं वो पेपर में? ऐसा तो किसी एग्ज़ाम में नहीं होता, लेकिन ये मान के चलिए कि करंट अफेयर्स का अच्छा पोर्शन होता है। और जब संविधान भी आप तैयार करेंगे पॉलिटी, तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड पॉलिटी को देखिएगा कि मान लीजिए संसद में या विधानसभा में कोई बिल आया है, तो वो उस बिल के बारे में बात हो सकती है, या नया कानून जो पारित हुआ राज्य में उसके बारे में बात हो सकती है। फिर ये भी हो सकता है कि अच्छा राज्य सरकार की योजना एक बड़ा पोर्शन है, तो राजस्थान सरकार की योजनाओं के बारे में भी आप अच्छा तैयारी करिएगा। फ्लैगशिप योजनाएं कौन सी है राजस्थान सरकार की, और उनके बारे में ये नहीं पूछा जाएगा कितने लोगों को लाभान्वित किया है, वो ज़्यादातर ये पूछेंगे कि ये योजना क्या है, योजना क्या है, मतलब इसका जो टारगेट समूह कौन है। तो वो जैसे मुफ्त वितरण हो गया, जैसे मेडिकल हेल्थ में आया है अभी चिरंजीवी योजना है, अच्छी योजना है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। बहुत राजस्थान सरकार जितनी जनाधार कार्ड है उसके बारे में पूछा जा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप अभी बजट आएगा, अभी राजस्थान सरकार बजट पेश करेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बजट में नया क्या है, कौन सी नई योजनाएं शुरू की जाएंगी, क्या क्या बेनिफिट दिए जा रहे हैं, तो बजट को अच्छे से पढ़ना चाहिए अपने को, क्योंकि बजट से सवाल बन सकते हैं। तो ये खास बातें हैं जो अपने को ध्यान। अच्छा अभी राज्यपाल का अभिभाषण होगा विधानसभा में, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप पे काम की हो सकती हैं। जब राज्यपाल अभिभाषण देते हैं तो उसके बाद वो पब्लिक में स्पेस में अवेलेबल हो जाता है वो, तो वो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि इसमें क्या मेरे काम की चीज़ें। अच्छा वो तो आपके विवेक पर निर्भर करेगा, बहुत कुछ निर्चीर विवेक होता है ना, कि ये तो मेरे काम का, ये मेरे काम का नहीं है, तो जो आपके काम का है वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा उसमें। तो फिर अगर ऐसा लगेगा तो हम लोग बात कर लेंगे, बैठ लेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं आपको पढ़नी चाहिए। बस फ्लैगशिप तो आपको सारी पढ़नी चाहिए, फ्लैगशिप में से कुछ भी पूछा जा सकता है। सो ये पूरा जैसे ये सिलेबस ने अपने क्लियर किया, आपने
की, सिलेबस की बात क्लियर की। अब क्या है, जैसे ये मतलब APRO की भर्तियां आई, वैसे ही जो और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करवाते थे जितने सारे कोचिंग सेंटर्स, तो वो अब APRO की भी तैयारियां करवाने लग गए। उनकी फ़ीस है 25,000 रुपये, 30,000 रुपये। जयपुर में ऐसे बहुत सारे क्लासेस हैं। तो आपको क्या लगता है उन क्लासेस को मतलब स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? ये भी मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ, इसलिए छोड़ता हूँ क्योंकि क्या होता है कि हम सबके पास रिसोर्सेज क्या है, एक स्टूडेंट के पास तैयारी करने के रिसोर्स क्या हैं। जैसे वो कि उस एक मेंटर ज़रूरी होता है। देखिए, याद तो आपको करना है। मैं आपको कितना भी अच्छा खाना बावर्ची के तौर पे बना के रख दूँ, जब तक आप उसे खाएंगे नहीं, आपको उसका स्वाद पता नहीं चलेगा। तो मटेरियल इकट्ठा करने का रिसोर्स आपके पास कितना है, ये आप हर बच्चे के साथ अलग अलग है। एक जो बच्चा गाँव में बैठा है उसके पास रिसोर्स कम है, आपके पास रिसोर्स ज़्यादा है। तो कुल मिला के देखिए, होता क्या है कि जो चीज़ें नियमित रूप से होती हैं उनके लिए तो एक पैटर्न होता है, उनका एक तरीका होता है, और टीचर को पढ़ाते पढ़ाते भी अनुभव हो जाता है कि ये एग्ज़ाम में अगर इस तरीके से तैयारी करा जाए तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। क्योंकि APRO परीक्षा उस तरीके से नहीं होती, ये हर साल होने वाली परीक्षा नहीं है। पद खाली होते हैं, छोटा डिपार्टमेंट है, जब पद खाली होंगे तो तब होती हैं एग्ज़ाम होते हैं इसके। तो उस तरीके का अनुभव किसी के पास है नहीं। तो आपके पास अगर रिसोर्सेज हैं, आपको लगता है कि ये जो सिलेबस है, ये मेरे पास किताबें हैं, इनको समझ आ रही चीज़ें मेरे को, और सिर्फ माहौल होता है कॉम्पिटिटिव माहौल, उसको करने के लिए चाहिए, तब तो आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि रिसोर्सेज नहीं है और रिसोर्सेज आपको इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा जा रही है, तब आप कोई भी किसी से भी गाइडेंस लेते हैं, पैसे दे के लें, मुफ्त में जैसे लें, वो फिर और बात है। लेकिन रिसोर्स आप कैसे इकट्ठा कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, पूरी तरह पर्टिकुलर कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। अगर उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं तो उसको ज़रूरत नहीं कोचिंग करने की। जैसे मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि मैं देखता हूँ ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं वो बिना किसी कोचिंग के आते हैं। हमारे पहले भी जो मैंने घर पे ही पढ़ाई की, तो मेरे साथ और साथी हैं, उन सब ने घर में पढ़ाई की। पहले तो वो कोचिंग करते नहीं थे, तो कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस और रिसोर्स इकट्ठा करने के लिए अगर 2 चीज़ें हैं आपके पास तो काफ़ी है, वो आप पढ़ाई कर सकते हैं घर पे। सर, तो जो स्टूडेंट है जिनका BJMC अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है और मतलब जो पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब उनको किस तरीके से, उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? देखिए, चूँकि मसला अब इसमें यह है कि एग्ज़ाम जो होता है वो बहुत समाजवादी कॉन्सेप्ट है। उस पेपर के सामने सब बराबर है। आप कितने अच्छे से उसको आप कवर करते हैं, का सिलेबस कैसे कवर करते हैं, फिर एग्ज़ाम में आप अपने ज्ञान को होता क्या है। जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं वो जानते हैं कि एग्ज़ाम में हम किस तरीके की गलतियाँ करते हैं, हम कब चूँकि नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको ये देखना होता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। तो आपको इस तरह के अपने आप को एग्ज़ाम देने चाहिए, पुराने पेपर सॉल्व करने चाहिए, तो उससे आपको पता चलता है कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। और आपको इस तरीके से करना चाहिए कि एग्ज़ाम में सच में दे रहा हूँ और उसके हिसाब से आप ये देखिए कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, आंसर यानी कौन से आंसर मुझे आते थे और कब क्यों मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ, या फिर कितने मैंने नेगेटिव अटैम्प्ट किए और उसकी वजह से मेरे रिजल्ट पर क्या असर आया। तो ये आप देखिए, आपका गुड गेस जो है वो कितना गुड है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करेंगे खूब सारे। तो एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करना की है, आप खूब एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करिए। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना भी एक आर्ट होता है। तो आप कई बार क्या होता है, आप आते हुए गलत कर जाते हैं। कई बार क्या होता है, आप प्रश्न ढंग से नहीं पढ़ते, आपको लगता है अरे यार मैंने तो पढ़ा था इसको, लेकिन उस वक्त तो उसको मैं समझने में मैंने गलती। कई बार होता है कि इनमें से कौन से सही नहीं है और आप पढ़ जाते हैं सही है और उसके बाद टिक करके आ जाते हैं। फिर आपको लगता है कि अरे यार ये तो मैं नहीं है, तो भी आता था मेरे को। तो कई बार हम लोग प्रश्न को पढ़ने में जल्दबाजी कर जाते हैं, नहीं है। और वही जो माइन्यूट चीज़ें होती हैं, कई बार बड़ा फ़र्क 1 या 2 क्वेश्चन का अंतर। यानी आप देखिए कि जो कट ऑफ जाएगी, कोई ऐसा नहीं होगा कि 77 कट ऑफ जाएगी तो 76 वाला कोई अयोग्य व्यक्ति है, लेकिन चूंकि वो 77 में नहीं पहुंच पाया, तो वो 1 नंबर से आपको बहुत नुकसान होता है। एक क्वेश्चन बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर देता है। तो हर क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़िए, आराम से देखिए, और इसके लिए प्रैक्टिस लगती है। ऐसा नहीं होता है कि आप सीधे एग्जाम रूम में जाएंगे और वो कर पाएंगे। आप जब पहले पेपर सॉल्व करेंगे, बार बार पेपर सॉल्व करेंगे, तो ही हो पाएगा। खूब पेपर अवेलेबल हैं। देखिए, आपको ज़रूरी नहीं कि जर्नलिज्म का पेपर ही, APRO का पेपर ही सॉल्व करें। जर्नलिज्म से रिलेटेड आप सारे पेपर सॉल्व कर सकते हैं। आप नेट के पेपर सॉल्व करिए, आप दूसरे स्टेट्स में हुए इस तरह के एग्ज़ाम के पेपर सॉल्व करिए, आप पुराने इसके पेपर सॉल्व करिए, तो आपको उससे काफ़ी आइडिया मिलेगा। क्योंकि जर्नलिज्म के जो पुराने पेपर सॉल्व करेंगे ना, जैसे नेट का भी पेपर सॉल्व करेंगे, तो काफ़ी कुछ आपको उसमें मिलेगा।
तो वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, आपको सवाल पढ़ने का तरीका समझ में आएगा। कई बार होता है 4 मिलाइए, इसमें से कौन से ठीक हैं, तो वो बड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। उसमें आप कई बार सिर्फ इसलिए गलती कर जाते हैं कि आप बहुत जल्दी में थे, आपने ढंग से नहीं पढ़ा या आपने समझने में गलती कर दी। तो ये चीज़ें फ़र्क पैदा करेंगी। तो जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठें तो एकदम ठंडे दिमाग से हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए कि जो आप सोच रहे हैं और जो ये क्वेश्चन कह रहा है वो एक ही है ना, आप लोग एक ही स्केल पे हैं ना, एक ही लाइन में है ना, तो वो बड़ा फ़र्क पैदा करेगा। और इसके अलावा अगर आपके पास फिर भी कोई सवाल हैं बचे हुए हैं तो आप, मेरी मेल आईडी है askaalokanand@gmail.com, ASKALOKANAND@gmail.com पे आप मुझे अपने सवाल भेज सकते हैं। मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा जैसा भी समय रहेगा उसके हिसाब से, या फिर हम लोग उन सब सवालों को इकट्ठा करके एक ऐसा और सेशन रख लेंगे तो बातचीत कर लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।